ठीक है, तो हमारा मूल अधिकार स्टार्ट हो गया। मूल अधिकार में भाग 3 में हमने कल पढ़ा था कुछ मूल अधिकार की विशेषताएं क्या पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे मूल अधिकार के एक एक करके। तो मूल अधिकार का अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है। परिभाषा किसकी दी गई है कि राज्य की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा। तो हम जब भी मूल अधिकारों में राज्य शब्द हम पढ़ेंगे तो राज्य शब्द का क्या मतलब होगा। राज्य शब्द का मतलब होगा केंद्र सरकार, संसद, राज्य, राज्य सरकार, राज्य का विधानसभा, विधानमंडल। अब भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर बाहर जो भी नियंत्रण करती है स्थानीय सरकार और सारे प्राधिकारी, सब राज्य हैं। ठीक है, एक अगर कोई अफसर बैठा है वो भी एक तरह से राज्य ही है। अगर अफसर सरकारी ओहदे पे बैठा हुआ है और उसको वो मतलब वो काम करने के लिए सरकार से उसको मिला है परमिशन, मतलब वो जो भी काम कर रहा है वो भी एक तरह से राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य शब्द में सब कुछ आएगा सिर्फ इसी मूल अधिकार के लिए, इसीलिए पहले परिभाषा दे दी गई है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मतलब आपको जब तक लिख ना दिया जाए कि इसका मतलब कुछ और है, तब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो तब तक राज्य के अंतर्गत, राज्य शब्द ये अगर कॉमा में दो वर्ड लिखा गया है तो मतलब उस शब्द का मतलब समझाया जा रहा है। तो राज्य के अंतर्गत यानी राज्य शब्द के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार, उनके विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी जितने अथॉरिटी हैं वो सब राज्य कहलाएंगे। सब राज्य कहलाएगा। मतलब अगर आप बोलोगे नगर पालिका, नगर पालिका भी राज्य ही है। ठीक है, इसमें इस मौलिक अधिकार के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित कर दिया गया है। ठीक है, वैसे राज्य शब्द का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन यह मौलिक अधिकार में राज्य शब्द का मतलब परिभाषित कर दिया कि जो भी हम सरकार से रिलेटेड जो भी शब्द आएगा वो राज्य होगा एक तरह से। ठीक है, जो भी का मतलब जैसे भारत की सरकार, राज्य की सरकार, भारत का संसद, ऊपर अपर हाउस, लोअर हाउस, विधानमंडल राज्य का, और भारत सरकार के भीतर या बाहर जो भी उसके नियंत्रण में काम कर रहा है वो राज्य है। ठीक है, तो पहला क्या है, परिभाषा दे दी गई है उसकी, इसकी, राज्य की। उसके बाद दूसरा क्या है, यही तो है। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा, तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के अंदर दिया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित विविध उपबंधों में, अभियान समझा के लिख दिया है कि मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में, उपबंध मतलब अनुच्छेद और उसके नीचे अंदर जो भी दिया गया उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरह इसे अनुच्छेद 12 में भाग 3 के उद्देश्य के तहत, भाग 3 के उद्देश्य के तहत खाली परिभाषित किया गया है, सिर्फ भाग 3 के लिए, बाकी पूरे संविधान के लिए नहीं कर दिया गया है। तो भाग 3 के उद्देश्य के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य क्या होगा, कार्यकारी या विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। ठीक है, या तो कार्यपालिका हो गई या पूरे भारत की संसद होगी, ये तो राज्य हो गया। दूसरा क्या है, जो कोई अथॉरिटी है, मतलब राज्य मतलब जो कोई अथॉरिटी है कुछ काम कर सकती है आपके खिलाफ या आपके साथ। ठीक है, कोई चीज लागू कर रही है। ठीक है, कोई चीज लागू कर रही है, वो समझ लो कॉमन सेंस से अगर समझोगे तो जो कोई चीज लागू कर सकता है, सरकारी चीजें लागू कर सकती है, कार्यपालिका से रिलेटेड अगर कोई चीज लागू कर रही है। ठीक है, कोई जैसे आपको किसी ने गिरफ्तारी का वारंट दिया, वो आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट आया, तो वो किसी कानून को लागू करने के कारण ही वो गिरफ्तारी का वारंट क्या आया ना। मान लीजिए सीआरपीसी, आईपीसी की धारा, मान लीजिए कि कोई धारा थी 1 ABC करके कोई धारा है, धारा मतलब 143 42 ऐसी कोई धारा है, वो धारा है तभी वो कानून है ना, वो एक तरह से कानून है। उसके अंदर आपने कोई, किसी ने कुछ उल्लंघन किया होगा तो राज्य ने उसको गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया होगा। राज्य मतलब जो अथॉरिटी है, ठीक है, जैसे पुलिस है, जो कोई भी हो, तो राज्य का मतलब हो गया हर वो अथॉरिटी जो कुछ काम कर रही है, कानूनों को पालन लागू कर रही है। ठीक है, जो कानूनों को लागू करवा रही है। लेकिन क्या होता है, कभी कानूनों को गलत तरीके से भी लागू करवाया जाता है, इसीलिए अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले में हो गया भारत की सरकार और भारत की संसद। फिर राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार या राज्य विधानमंडल,
सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, न्यास जो भी है वो सब राज्य कहलाया जाएगा। उसके बाद क्या है, अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो जो गैर संवैधानिक है लेकिन उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण है, ठीक है, तो वो सब राज्य है। जैसे आपका कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, बीसीसीएल हो गया, ठीक है, वो राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा, ठीक है, वो सब राज्य की परिभाषा के अंदर आएगा। इस तरह राज्य को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। मतलब अगर एलआईसी है, एलआईसी कोई काम कर रहा है और उसकी वजह से आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप एलआईसी के खिलाफ कोर्ट जा सकते हो मूल अधिकार को लेके, ठीक है। एलआईसी क्योंकि एक राज्य है, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, सेल, गेल, ये सब जो संस्थान बने हुए बड़े बड़े, जो कि क्या कहते हैं, कोई बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए सारे, ठीक है, वो सब राज्य हैं। जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो सब राज्य हैं। अब आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस अब उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ इसको परिभाषित कर दिया है। संविधान में जितना परिभाषा दी गई है उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है, किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही है, वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य होगी। मतलब जो राज्य के तहत एक संस्था के रूप में काम कर रही है। जैसे सेल क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या बीसीसीएल क्या है, वो झारखंड राज्य के तहत या भारत सरकार राज्य के तहत काम कर रही है, ठीक है। जो किसी राज्य के तहत भी काम कर रही है वो भी राज्य है। जैसे जो परिभाषा दे दी गई हमने, राज्य की जो परिभाषा संविधान में दी गई है, उस राज्य के तहत भी अगर कोई संस्था काम कर रही है तो वो भी राज्य होगी। ये किसके अनुसार है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार है। तो उसने क्या कहते हैं, संविधान में क्या लिखा गया है कि जो भारत सरकार या राज्य के विधानमंडल या उसके अंदर अथॉरिटी जो भी है उस राज्य है, लेकिन इस राज्य के अंदर जो भी संस्थान है, ठीक है, मान लीजिए भारत सरकार ने एलआईसी बनाई, एलआईसी संस्थान का निर्माण किया, तो एलआईसी भी राज्य हो गई, ठीक है। भारत सरकार ने बीसीसीएल बनाया, ठीक है, ये भी राज्य हो गया। भारत सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक बनाया, ये भी राज्य हो गया। जो राज्य दूसरी संस्था बना दे तो वो संस्था भी राज्य कहलाएगी। तो संस्था, कई बार ऐसा होता था जो केस जब जाता था केस कोर्ट में, तो क्या बोलता था, जो जैसे कि अगर मान लीजिए पीएनबी के खिलाफ कोई केस गया, तो पीएनबी कहता था कि मैं इस भाग 3 के अंदर नहीं आता, क्योंकि भाग 3 में जो भी अधिकार दिए गए हैं वो राज्य के खिलाफ दिए गए हैं, मैं तो राज्य नहीं हूँ, पीएनबी तो बैंक है, राज्य नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपको बनाया तो किसी राज्य के तहत ही है, राज्य के तहत ही किसी आपके इस संस्थान का निर्माण हुआ है, तो आप भी राज्य हो, क्योंकि आपके जो काम कर रहे हो वो डायरेक्ट लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। जो आप काम कर रहे हो, पीएनबी या जो भी बैंक है, वो अगर कुछ काम कर रहे हो आप लोग, तो वो डायरेक्ट लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए आप भी राज्य हो, ठीक है। तो वो उनको भी मौलिक अधिकारों का वो भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। ये वाला समझ में आ गया ना, राज्य वाला। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मौलिक अधिकारों के लिए भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें राज्य शब्द का इस्तेमाल किया, तो राज्य शब्द में कौन कौन से इसमें से आ सकते हैं। जब 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, एक दे देगा कि संसद दे देगा, ठीक है, पंचायत दे दिया, ग्राम सभा दे दी या पंचायत दे दिया, ठीक है, और क्या दे दिया आपको, आपको दे दिया एलआईसी करके कुछ दे दिया, ठीक है, और कोई दे दिया, मान लीजिए कोई बैंक का नाम दे दिया, तो सब राज्य है, ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सभी के सभी राज्य है, ठीक है ना जी। कोई ऐसा संस्थान है जो कि जैसे कि जीविका है, बिहार में जैसे कि एनजीओ है एक जीविका, जीविका, ठीक है, जो आशा वर्कर चलती है, काम करती है ना, आशा वर्कर काम करते हैं जीविका संस्थान के अंतर्गत, तो जीविका भी राज्य है एक तरह से। तो सब राज्य की परिभाषा के अंदर आता है, जो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, ठीक है, जिसको बनाया गया आपके लिए, जिसको आपके लिए ही बनाया गया, जो आप जिसके नियम आपको प्रभावित करते हैं। मतलब कहने का है, जिसके नियम आपको प्रभावित करते हैं, आपके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं, वो राज्य हो जाएगा। फिर हम मूल अधिकारों से असंगत विधियां, अब आर्टिकल 13 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 13 में क्या लिख दिया है यहाँ पे,
आर्टिकल 13 में लिखा गया है कि इस संविधान के प्रारंभ से, मतलब जब संविधान बना, प्रारंभ से ठीक पहले, मतलब 1950 से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां, जो भी कानून थे, उस मात्रा तक शून्य होंगे जब तक वो इस भाग के उपबंधों से असंगत होगी। ठीक है, तो इस संविधान के बनने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी कानून थे, असंगत मतलब गैर संवैधानिक, मतलब हटा दिया जाएगा, वॉइड, नल, नल एंड वॉइड, वो मान्य नहीं होंगे। असंगत मतलब, सॉरी, असंगत मतलब क्या होता है, वो आपके मौलिक अधिकारों से तालमेल नहीं रख रहे हैं, मौलिक अधिकारों के विपरीत हैं। ठीक है, असंगत मतलब उसके साथ विपरीत है एक तरह से, तो वो माने नहीं जाएंगे। असंगत मतलब विपरीत है, जैसे आपके मौलिक अधिकार का कुछ कोई कानून ऐसा है, कोई ऐसा कानून जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कोई भारत क्षेत्र में कोई भी ऐसा कानून, विधियां मतलब कानून, कोई भी ऐसा कानून शून्य होगा, मतलब उस मात्रा तक शून्य होगा, मतलब वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा अगर वो आपके मौलिक अधिकारों, इस भाग के, भाग 3 के जो भी उपबंध है, मतलब मौलिक अधिकारों के असंगत है, मतलब उसके उससे तालमेल नहीं खा रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है, भाग 3 के किसी भी उपबंध के खिलाफ जा रहे हैं, अगर कोई भी कानून भारत के कोई भी कानून संविधान बनने से पहले कोई भी कानून भारतीय क्षेत्र का अगर भाग 3 के किसी उपबंध से, किसी उपबंध के खिलाफ जा रहा है, तो वह गैर संवैधानिक यानी कि नल एंड वॉइड माना नहीं जाएगा, शून्य होगा वो। ठीक है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, और ये तो हो गया बनने के बाद, संविधान बनने से पहले, सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, राज्य अब ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, विधि मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, बनाएगा जो इस भाग के द्वारा, मतलब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, छीन रही है उसको कम कर रही है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई, और भाग 3 में जो भी कानून लिखा हुआ है उसमें अगर उसके उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, मतलब एकदम नल एंड वॉइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वो। ठीक है, अगर कोई भी राज्य है, राज्य का मतलब फिर से वही है, कौन राज्य है, कोई भी अथॉरिटी, सरकारी, जो सरकार, जैसे हाँ। संसद हो गया, चाहे सिर्फ सरकार नहीं हो सकता है, पंचायत है वो, एलआईसी है, एलआईसी भी अगर कोई ऐसा कानून अपना नियम बना रही है, एलआईसी अगर अपने लिए कोई ऐसा नियम बना रही है लोगों के लिए, जो कि भाग तीन के उपबंधों के खिलाफ जा रहा है, यानी मौलिक अधिकारों को छीन रहा है, एलआईसी अगर कोई ऐसा नियम बना रही है, कोई ऐसा विधि बना रही है जो भाग 3 के उपबंध जो अधिकार दिए गए उसको छीन रहा है, तो एलआईसी का वो नियम मान्य नहीं होगा। ठीक है, वो एलआईसी का नियम भी मान्य नहीं होगा, चाहे राज्य का, मतलब मैंने बताया ना, जो भी राज्य वर्ड आ रहा है ना, उसका मतलब समझ जाओ कि सब कुछ आएगा उसके अंदर। अगर मान लीजिए पीएनबी ने मान लीजिए आपको आधार मैंडेटरी कर दिया, ठीक है, अकाउंट खुलवाने के लिए आधार मैंडेटरी है, ठीक है, और कुछ ऐसे चीजें डाल दी जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हैं, तो वो जो पीएनबी का वो नियम होगा ना, वो माना नहीं जाएगा, वो नल एंड वॉइड होगा, वो उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट उसको खारिज कर सकती है उस नियम को। ठीक है, तो राज्य हर वो चीज है, जैसे हमने जो परिभाषित कर दिया आर्टिकल 12 के अंदर, वो सब राज्य होगा। अगर राज्य कोई भी कानून बना रहा है, विधि मतलब नियम, कानून, तो एलआईसी भी अपने लिए कोई कानून बना सकता है। ठीक है, तो सब मान्य नहीं होगा। उसके बाद तीसरे में क्या है, इस अनुच्छेद में जब तक किस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना, जब तक बता के नहीं हटाया जाए, तब तक विधि से के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, रूढ़ी, प्रथा, ये सब चीजें ये पढ़ते हैं उससे लक्ष्मीकांत से, बहुत मुश्किल हो जाएगा बड़े यहाँ। ठीक है, अभी 2 आर्टिकल हमने पढ़े 13 का, तो वो पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 13 में क्या घोषित किया गया है, आर्टिकल 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, मतलब मान्य नहीं होंगी, या तो असंगत कर उसके साथ तालमेल नहीं रख रखते, उसके खिलाफ जा रही हैं, या उसको कम कर रही हैं अधिकारों को, तो मान्य नहीं होंगी। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा के योग्य है। देखो, न्यायिक समीक्षा के योग्य है, लेकिन न्यायिक समीक्षा के वर्ड का इस्तेमाल किया नहीं गया है। ठीक है, संविधान में अगर इसमें देखोगे भाग 3 में न्यायिक समीक्षा का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, क्योंकि न्यायिक समीक्षा के लिए यही अधिकार है, यही जो 13वां आर्टिकल है ना, यही न्यायिक समीक्षा है।
समझ रहे हो, ये न्यायिक समीक्षा के लिए दिया हुआ है। मतलब अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई कानून बन रहा है तो कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट उसको जज कर, मतलब उसको समीक्षा कर सकता है। तो मतलब आर्टिकल 13 जो है न्यायिक समीक्षा का दिया हुआ है। आर्टिकल 13 का मतलब है कि न्यायिक समीक्षा। लेकिन न्यायिक समीक्षा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है संविधान में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या न्याय संविधान में न्यायिक समीक्षा का इस्तेमाल किया गया? शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 13 जो है ये न्यायिक समीक्षा को ही वो करता है। ये न्यायिक समीक्षा ही है, उसी के लिए है आर्टिकल 13। ठीक है। और आर्टिकल 13 के अंदर ही कोर्ट को फिर दिया गया है कि यह शक्ति फिर उच्चतम न्यायालय को दे दी गई आर्टिकल 32, और उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट को दे दिया आर्टिकल 226 को प्राप्त है कि वो फिर अगर कोई ऐसा हनन होता है आर्टिकल 13 के अंदर तो वो उसको अवैध घोषित कर सकती है। अगर कोई भी नहीं है, मतलब शॉर्ट के में कहने का मतलब है, अगर कोई भी राज्य है, राज्य मतलब समझ गए आप कौन सा राज्य बोल रहा हूँ मैं, चाहे वो संसद हो, राज्य सरकार हो, पार्लिया या फिर पंचायत हो, या फिर LIC PNB, कोई भी राज्य संस्था हो, राज्य हो, कोई भी राज्य अगर कोई भी नियम या कानून बनाती है जो कि आपके मौलिक अधिकारों को हनन कर रही है, उसको कम कर रही है, तो वो मौलिक अधिकार को लिए उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, और कोर्ट कोर्ट उसको जो नियम बनाया है उसको खत्म कर सकती है, अवैध घोषित कर सकती है कि ये नियम अब से मान्य नहीं होगा। तो भारत सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा किया कि पूरे पूरे संशोधन को ही गैर संवैधानिक बता दिया है। ठीक है, और खत्म कर दिया है। कई बार ऐसा होता है, जैसे पहले कई बार होता था कि जो आरक्षण को लेके नियम बनाए जाते थे और कोर्ट उसको खत्म कर देती थी। ठीक है, तो अगर वो अधिकारों का हनन कर रही है तो कोर्ट खत्म कर सकती है उसको। ठीक है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, विधि शब्द को निम्नलिखित रूप से व्यापक रूप दिया गया। विधि मतलब कानून, मतलब क्या चीज। जैसे राज्य मतलब समझ गए क्या चीज, और कानून मतलब क्या चीज। कानून मतलब स्थायी कानून, जो स्थायी विधियां हैं जो संसद या राज्य का विधानमंडल पारित करता है। ठीक है, जो नॉर्मल कानून कानून बनता है। ठीक है, जो संसद या फिर उसका राज्य का विधानमंडल जिसको पारित करता है। एक मिनट। ठीक है, विधानमंडल द्वारा पारित होता है। तो ये तो एक तो ये विधि हो गई, विधि के अंदर ही आएगा। फिर हो गया अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां मतलब कोई ऑर्डर पास होता है एक अध्यादेश तरह से, जो कुछ समय के लिए लागू रहता है। ठीक है, जैसे अगर राष्ट्रपति अध्यादेश देता है तो जारी कितने समय के लिए लेता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, या कभी कभी किसी पे समय दिया होता है, या कभी कोई 1 साल के लिए होता है। तो जो अस्थायी विधियां होती है, जैसे कि किसी राज्य का गवर्नर अगर कुछ अध्यादेश दे रहा है, या राष्ट्रपति कोई अध्यादेश दे रहा है, तो उनका एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं अध्यादेश। ठीक है, तो वो अस्थायी विधियां भी विधि में आएगा। मतलब अगर राष्ट्रपति भी कोई ऐसा अध्यादेश दे रहा है, राष्ट्रपति ने भी कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसे कोर्ट खारिज कर सकती है। मतलब कोर्ट को इतनी पावर है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश को भी खत्म कर सकती है वो। ठीक है। फिर तीसरा क्या है, प्रत्योजित विधान। मतलब कार्यपालिका ने कोई ऑर्डर पास किया है। ठीक है, कार्यपालिका ने कोई कानून नियम बनाया है। ठीक है, तो उसकी प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे आपको BPSC ने कोई नियम ऑर्डर पास किया, ठीक है, या UPSC ने कोई ऑर्डर पास किया, ये सब ये नियम होगा। अगर वो नियम आपके क्या अधिकारों के अगेंस्ट जा रहा है तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका विधान, कार्यपालिका मतलब यहाँ नहीं है कि वो केंद्र सरकार, कार्यपालिका में तो सब कुछ आता है जो लागू कर रहा है कानून को। तो UPSC कार्यपालिका का हिस्सा है, BPSC कार्यपालिका का हिस्सा है, ये सब नियमों को लागू करवाते हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका विधान, कार्यपालिका जो भी आदेश या उपविधि या फिर अध्यादेश जारी करती है, अधिसूचना जारी करती है, वो सब अगर अधिसूचना अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो खत्म, वो भी विधि के अंदर आएगा, खत्म हो जाएगा। विधि के गैर विधायी स्त्रोत, मतलब जो, मतलब मान लो कि ये तो आपका हो गया जो कि कानून बनाए जाते हैं किसी संस्था के द्वारा, लेकिन ऐसे कानून जो आपका समाज बनाता है। ठीक है, जो गैर विधायी स्रोत से आते हैं, जो कानून, जो नियम गैर विधायी स्रोत से आ रहे हैं। गैर विधायी स्रोत मतलब, गैर विधायी स्रोत मतलब क्या हुआ,
कि जो संविधान के अंदर जो संस्थाएं दी, जो संस्थाएं बनाई हैं कानूनी, वो नहीं बना रही, समाज बना रहा है जिनको। ठीक है, ऐसे नियम या कानून जो समाज बना रहा है, वो नियम कानून भी अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उससे, तो कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। ठीक है, जैसे रिसेंटली में ट्रिपल तलाक का कानून था, वो कानून ट्रिपल तालुक तलाक का जो नियम था, वो किसी सरकार ने तो बनाया नहीं, किसी पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, किसी राज्य विधानमंडल ने बनाया, वो किसने बनाया था? एक समाज ने बनाया है, मुस्लिम समाज ने बनाया उस कानून को। लेकिन वो कानून क्या कर रहा था? महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था। ठीक है, तो क्या किया गया? कौन से मौलिक अधिकार? समानता का अधिकार, धर्म का, कई चीजों का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने, कई चीजों का अधिकार का हनन कर रहा था। तो क्या किया कोर्ट ने? उसको खत्म कर दिया। ऐसे क्या था? सती प्रथा थी, वो तो सती प्रथा पहले खत्म हो गई, अगर अभी तक होती तो कोर्ट उसको भी खत्म कर देती। ठीक है, तो कोई भी जो गैर विधायी स्रोत से भी अगर कोई नियम आ रहा है, मतलब जो गैर विधायी स्रोत से भी कोई सा भी नियम आ रहा है, अगर वो नियम, चाहे आपके परिवार में अगर कोई नियम बना दिया गया ना, मान लीजिए आपके फैमिली अंदर, आपने फैमिली में ही कोई ऐसा नियम बना लिया काम काज को लेके कि काम का ऐसे ऐसे बंटवारा होगा, और मतलब कोई ऐसा नियम बनाया गया जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि जबरदस्ती किसी को 10 दिन के लिए कमरे में बंद करना है, ये नियम बना दिया गया, ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कोर्ट जा सकते हो, तो कोर्ट इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो गैर विधायी स्रोत से भी अगर कोई नियम आ रहा है, उसके खिलाफ भी कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो रूढ़ी और प्रथा वाले नियम होते हैं उसके खिलाफ भी, वो भी अगर असंगत है मूल अधिकारों से, तो वो भी आर्टिकल 13 के अंदर ही आता है। अब संविधान में एक बार नजर डाल लेते हैं। एक मिनट। तो आर्टिकल 32 भी तो यही है ना? आर्टिकल 32 में ये पावर कोर्ट को दी गई है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, आप उसको देखो कि यह आर्टिकल 13 वाला लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा। समझ रहे हो? आर्टिकल 32 में तो ये दिया है ना कि आप कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 13 में ये नहीं लिखा कि आप कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल 13 में लिखा है कि आर्टिकल तो आर्टिकल 13 में लिखा आपको क्या है? पता है ना अभी आर्टिकल 13 में कि अगर अगर जो मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हाँ, हैं, तो उसमें आर्टिकल वो 13 तो में तो देखो होता है। लक्ष्मीकांत में क्या लिखा गया है, यहाँ पे आर्टिकल 32 और 226 की बात की गई है ना, तो इसने तो दोनों को मिला के लिख दिया है। ठीक है, इसने दोनों को मिला के लिखा है। लेकिन आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है कि अगर कोई भी ऐसा विधि, किसी आर्टिकल 13 में लिखा है कोई भी विधि या नियम जो मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। और ये खत्म कौन करेगा? आर्टिकल 32 के सरकार, थ्रू खत्म करेगा? नहीं यार, आर्टिकल 32 में सॉरी सुप्रीम कोर्ट सॉरी खत्म सॉरी, करेगी। सरकार कैसे खत्म? सुप्रीम कोर्ट, हाँ। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? आर्टिकल 32 में हाँ, सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी ऐसा लिखा नहीं गया ना कि कोर्ट में जा सकते हो आप। आर्टिकल 13 लिखा गया है मौलिक अधिकार, ओरिजिनल अधिक अनुच्छेद है, इसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि आप कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, और क्या लिखा गया है इसमें? आर्टिकल 3, सॉरी कहाँ चला गया, यहाँ पे अभी इसको पूरा कर लेते हैं। न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को भी अदालत के मूल अधिकारों का, अदालत में मूल अधिकारों के हनन की चुनौती जा सकती है और अवैध घोषित किया जाता है। कोई भी नियम, चाहे वो सरकार राज्य बना रहा है या चाहे वो समाज बना रहा है, क्योंकि समाज अब राज्य की परिभाषा से बाहर हो गया है, समाज जो है वो राज्य की परिभाषा से बाहर है। इसलिए ये भी लिखा गया है कि अगर कोई भी नियम, जो चाहे वो राज्य बना रहा है चाहे वो समाज बना रहा है, वो अगर मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप उसको लिए कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट जाने वाली बात नहीं, अवैध घोषित किया जा सकता है। लेकिन अवैध कौन घोषित करेगा? वो आर्टिकल 32 के अंदर दे दिया गया। ठीक है, ये तो अभी पढ़ेंगे इसको। तो इस तरह से अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान आर्टिकल 13 में ये भी लिख दिया गया है कि अगर संविधान का संशोधन हो रहा है, संविधान का संशोधन हो रहा है 368 के अंदर, 368 के अंदर हो रहा है, अंदर कोई संशोधन हो रहा है, अगर वो कुछ करता है तो आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन आर्टिकल 13 में लिखा था कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, कोई नॉर्मल नियम नहीं है। ठीक है, पूरा संविधान ही बदला जा रहा है, अगर उसमें कुछ संविधान में संशोधन हो रहा है तो उसको चुनौती नहीं दे सकते। आर्टिकल 13 में क्या लिखा है कि अब अगर आप आर्टिकल 368 के तहत कोई कानून बनाते हो, संसद के
कितने तरीकों से कानून बना सकती है? संसद कानून बनाती है ना। संसद दो तरीकों से कानून बनाती है, तो एक सामान्य तरीका सामान्य होता है, साधारण साधारण तरीके से, या फिर आर्टिकल 368 के तहत कानून बनाती है। ठीक है। संविधान को संशोधित करना हो तो सामान्य तरीके से भी संशोधित होता है। जैसे नागरिकता कोई नियम संशोधित करना है तो सामान्य तरीके से संशोधित कर सकती है सरकार, संसद। लेकिन अगर कोई ऐसा कानून है जिसको लिखा गया है कि आर्टिकल 368 के तहत ही संशोधन होगा, तो मान लीजिए दूसरा तरीका है आर्टिकल 368 के तहत संशोधन। तो आर्टिकल 13 में लिख दिया गया कि अगर इसके तहत कोई संशोधन होगा तो उसको चुनौती नहीं दे सकते तुम। इसके तहत अगर कोई संशोधन होगा तो उसको चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में कहा था कि ठीक है, आप कर दो चुनौती मूल अधिकारों के हनन के आधार पर, लेकिन संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो। तो मतलब कहने का है कि संविधान में आप कुछ भी बदल दो अगर 368 के तहत, तो उसको चुनौती आप नहीं दे सकते कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो संविधान के मूल ढांचे को हिला रहा है ना, जैसे कि मूल ढांचा आप पढ़ेंगे, संविधान का मूल ढांचा क्या है, संविधान के मूल ढांचे को हिला रहा है, जैसे न्याय, समानता, ये मूल ढांचा है संविधान का। ठीक है। मौलिक अधिकार में भी है समानता, लेकिन संविधान का मूल ढांचा भी समानता है कि नहीं? इन्हीं सब ढांचों पे तो टिका हुआ है संविधान। ठीक है। जैसे न्यायिक समीक्षा हो गया, न्यायिक समीक्षा क्या है? संविधान का मूल ढांचा है। न्यायिक समीक्षा को हटा दो तो संविधान में रहा क्या? संविधान मान्य कैसे रहेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? है ना। तो न्यायिक समीक्षा क्या हो गया? मूल ढांचा हो गया। मूल ढांचा पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ भी समझ लो कि मूल ढांचा वो चीज है जो संविधान को और लोकतंत्र को बचाए हुए है। जैसे भारत का लोकतंत्र खुद एक मूल ढांचा है संविधान का। अगर कोई भी संशोधन लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ कर रहा है ना, तो चाहे वो 13 के अंदर आता हो, चाहे 368 के अंदर आता हो, चाहे किसी के अंदर आता हो, सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर सकती है। ठीक है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, ठीक है, आप संशोधन को कैसे चाहो वैसे संशोधित कर दो। आप चाहे 368 के अंदर संशोधित करो, चाहे सामान्य संशोधित करो, चाहे आप सारे मूल अधिकार हटा दो, चाहे और लगा दो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन अगर आपने संविधान के मूल ढांचे को छेड़छाड़ किया तो हम क्या करेंगे, उसको गैर संवैधानिक करके खत्म कर देंगे। ये हमारे पास पावर है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं कहीं इतनी ज्यादा पावर है कि वो संसद के पारित नियमों को भी खत्म कर सकता है, मतलब संविधान संशोधन को भी खत्म कर सकता है। ठीक है। तो ये याद रखना कि जो मूल ढांचे वाला कॉन्सेप्ट किस में आया था, केशवानंद भारती मामले में आया था। मूल ढांचा हम एक पूरा चैप्टर है उसके पास पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये देख लियो, यहाँ लिखा आर्टिकल 13 में पहला हमने पढ़ लिया कि अगर कोई राज्य कानून बना, संविधान से ठीक पहले अगर कोई कानून नियम बना है और वो अगर मूल अधिकार को भाग 3 को कुछ दिक्कत कर रहा है तो उसको शून्य कर दिया जाएगा। फिर अगर बाद में राज्य कोई नियम बना रहा है, राज्य मतलब कुछ भी, कोई भी राज्य, कोई भी अथॉरिटी अगर कोई नियम कानून बना रहा है और मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है तो उसको भी शून्य किया जाएगा। और यदि मूल अधिकार भारत के राज्य किसी, मान लीजिए कि इनसे आ रहे हैं, देखिए विधि द्वारा अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि और प्रथा, ये दोनों समाज से रिलेटेड है। बाकी सारे तो आप सब उससे रिलेटेड है, मतलब कोई अथॉरिटी बना रही है। अध्यादेश कौन देता है? जैसे गवर्नर हो गया या राज्यपाल हो गया। ठीक है। अधिसूचना कौन देता है? जैसे कि मान लीजिए कोई कार्यपालिका की संस्था हो गई, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, अधिसूचना जारी करते हैं। तो ये सब अगर, और विधि और रूढ़ी और प्रथा क्या होती है? समाज जारी करता है। ठीक है। तो ये सब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, इनमें से ये सब या इनमें से कोई, तो वो सब विधि के अंतर्गत आएगा। विधि के अंतर्गत। तो भाग 13 के 3 में नियम विधि क्या होगा उसको परिभाषित किया गया है। 13 के तीसरे उपबंध में विधि यानी क्या, नियम किसे कहा जाएगा उसको परिभाषित किया है। तो नियम हर उस चीज को कहा जाएगा, चाहे अध्यादेश हो, आदेश हो, उपविधि हो, नियम, विनियम, राज्य क्षेत्र में कोई भी विधि बना हो, कोई भी नियम हो, वो सब विधि के अंदर आएगा। चाहे वो समाज बनाए, चाहे राज्य बनाए, या कोई अथॉरिटी बनाए, वो सब नियम के अंदर, विधि के अंदर आता आएगा, विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो इस 13 में जहां जहां विधि लिखा गया है उसका मतलब यही विधि है। प्रवृत्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र विधानमंडल जो संविधान के प्रारंभ होने से पहले पारित की गई है। ठीक है। कोई प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले पारित की गई हैं, बनाई गई हैं, जो पहले से निरस्त नहीं करी गई हैं, जो कानून पहले से चले आ रहे हैं, वो प्रवृत्त विधि हो गए। ठीक है। चाहे ऐसा कोई विधि हो, उसका भाग कोई
चाहे पहले से कोई भी कानून चला आ रहा हो, मान लो उस समय नहीं उसको हटाया गया था, लेकिन अभी क्या है, संविधान के बाद भी वो कानून, कई कानून अभी लागू है। जैसे अगर मान लो पुलिस एक्ट है, पुलिस का वो था जिसके अंदर पुलिस काम करती है, तो 1861 वाला एक्ट था वो, तो वो आज भी चला आ रहा है। ठीक है, आईपीसी कब बना था? आईपीसी इसी टाइम बना था। आईपीसी, सीआरपीसी सब पुराने एक्ट हैं, संविधान के लागू होने से बहुत पहले अंग्रेजों ने बनाए थे कानून, ये भी चले आ रहे हैं। अगर ये कानून भी, इन्हें बोला जाता है प्रवृत्त विधि, ये कानून भी अगर संविधान, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो इनको भी खत्म कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, हटा सकती है। फिर आर्टिकल 13 के 4 में लिख दिया गया है, देखो इसको ध्यान से पढ़ना। इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की मतलब आर्टिकल 13 की, आर्टिकल 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 13 में हमने जो भी बातें करी ना, मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो काट देंगे, पीट देंगे, अगर 368 के तहत वो कोई कानून बन गया तो ये 13 वाला लागू नहीं होगा। तो 13 जब खत्म हो जाता है, जब 368 आता है, जैसे ही 368 आया, 13 साइड से निकल जाता है। ठीक है, जैसे ही 368वां आर्टिकल सामने आता है, 13 जो होगा अपना साइड से पतली गली से निकल गया। भैया हम नहीं जानते क्या तुम्हारा मौलिक अधिकार था और क्या तुम्हारा क्या जा रहा है, हमें नहीं पता, 368 के अंदर हुआ है तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर सम उसने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में बोल दिया केस में 1973-76 में कि तीर्थ कर लो, ठीक है 13 चला जाएगा, लेकिन आप मूल ढांचे को अगर छेड़ा ना, तो हम 368, तो आप उसको भी हटा देंगे जो आपने संशोधन किया है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए ना 13वें आर्टिकल में क्या क्या दिया गया। तो 13वां आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल न्यूज में रहता है लगभग। ठीक है, हर साल, क्योंकि संविधान हर साल ना केंद्र सरकार कुछ ना कुछ ऐसा नियम लेके आती है जिसको कि लगता है कि तो आर्टिकल का उल्लंघन है, इसको हटाना चाहिए। फिर देखा जाता है अगर 368 के तहत है कि 368 के तहत नहीं है। जैसे नागरिकता अधिनियम है, CAA, ये तो 368 के अंदर नहीं है, क्योंकि नागरिकता अधिनियम है। समझ रहे हो, नागरिकता अधिनियम तो सामान्य कानून से पारित हो जाता है ना, उसके लिए 368 की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझे ना इस चीज को। कई ऐसे संशोधन हम्म, हैं जिसके लिए 368 तक नहीं जाना पड़ता है, सामान्य तरीके से ही लागू कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे नागरिकता अधिनियम है, ये सामान्य अधिनियम है, इसके 368 की जरूरत नहीं है। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो